नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की पहली मैराथन क्लास के बारे में। इसके पहले मैं आपको 5 सामाजिक विज्ञान की और 5 विज्ञान की मैराथन क्लास सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें आपको 100 प्रश्नों के माध्यम से प्रत्येक के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं और उन पर आपके लगातार बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे थे कि सर अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज की क्लास में हम टॉप इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों पर बात करेंगे। इसी प्रकार की और भी मैराथन आगे आपको मिलेगी। इसके पहले मैंने आपको जितनी भी मैराथन क्लास सॉल्व कराई हैं उन सबके PDF एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दिए गए थे, तो उन सबको जाकर भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से प्ले स्टोर से आप लोग जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों के बारे में, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन होगा उसका डायरेक्ट आंसर होगा, जिससे काफ़ी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें, और इसका PDF भी मैं एप्लीकेशन पर शेयर करवा दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी कैसी है? विकासशील है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है। तो तृतीय विश्व शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? विकासशील देश के संदर्भ में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश की है? अमेरिका की। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ पर दोनों में अलग अलग के संदर्भ में बात की गई है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि अर्थशास्त्र में कई सारी चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो समय समय पर अपडेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपकी चेंज होंगी उनके समय के हिसाब से आंसर भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो उसके हिसाब से क्या कंडीशन है, क्या आंसर होंगे, उन सब पर यहाँ पर हम बात करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले किसने अपनाई थी? अमेरिका ने। और समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस ने। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत क्या है? एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ आपके अर्थशास्त्र के जनक हैं। इनकी पुस्तक भी कई बार एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है पूंजी और मांग द्वारा। रखो और निकलो की नीति कौन सी है? पूंजीवाद की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का। तो यहाँ पर तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकार दोनों का। इसके अलावा अगर आपको MCQ टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने एप्लीकेशन पर ही आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। टेस्ट सीरीज आप लोग जाकर देख सकते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में स्पेशल ऑफर आपके लिए रखा गया है, और जो आपकी फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज है उसमें आपके सभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शामिल हैं। तो आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेते हैं, क्योंकि उसमें सभी प्रश्न आपको उसके मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेना है तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप लोग जाकर एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में सह अस्तित्व। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किंग्स ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से 1961 के दौरान आधिकारिक तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1948 में। 1948 की पहली औद्योगिक नीति के तहत इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात और निर्यात दोनों बंद होना। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका रिपीट किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास, इसको शॉर्ट में UNDP कहते हैं। 1990 से जारी करता है। मानव विकास सूचकांक SDI की आकलन का आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, ये इसके आकलन का आधार होता है। अगला है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? नीति आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है,
राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया है। अब तीनों क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र के संबंध में, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलपूर्ति आते हैं। अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं? सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा और होटल। यहाँ पर आप शिक्षा को ध्यान रखेंगे, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और कृषि आपकी प्राथमिक क्षेत्र के। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर अक्सर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत कब हुई थी? 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में। उस टाइम पर प्रति व्यक्ति आय का आकलन इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब इसकी गणना की गई थी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी? BKRB राव द्वारा 1931-32 में। उस टाइम पर प्रति व्यक्ति आय का आकलन इन्होंने 62 रुपये किया था। तो दोनों के आकलन आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 4 अगस्त 1949 को पी महालनोबिस की अध्यक्षता में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की सबसे पहली सरकारी अनुमान दिया गया था वाणिज्यिक मंत्रालय ने 1948-49 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसे 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के विलय के बाद स्थापित किया गया था। तो अब आपका वर्तमान में क्या है? NSO है। इन दोनों को मिलाने के बाद इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को। इसका मुख्यालय भी आपसे पूछ सकते हैं, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है, राष्ट्रीय आय क्या है? वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो किसी देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित किया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्रों का धन द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने प्रकाशित की थी? एडम स्मिथ ने 1776 में। इसका सन भी आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद GDP। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को, तो इससे आपकी राष्ट्रीय आय निकल जाती है। अगला है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। 1981 में इसका प्रतिपादन किया था। अगला है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का, उसमें भी कृषि का। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद GDP। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य द्वारा घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या कहलाता है? श्वेत पत्र को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहते हैं। अब ये श्वेत पत्र आपका क्या होता है? अर्थव्यवस्था में श्वेत पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी जटिल आर्थिक मुद्दे, सरकार की नीति या फिर किसी विशेष अवधि के वित्तीय प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था। तो पहला श्वेत पत्र कब जारी किया गया था? ये CSO ने जारी किया था 1956 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में।
1931 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के आर्थिक विकास की दर सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? दिल्ली। गरीबी से क्या आशय है? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी के मापन का आधार क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी निर्धारित की गई है। तो प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, और अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगला है, मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव दिया था 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस समिति को भी आप ध्यान रखेंगे, ये गरीबी रेखा से संबंधित है, इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में आई थी, और सी रंगराजन समिति 2012 में। ये किससे संबंधित है? आपकी गरीबी निर्धारण से। तो इन दोनों के सन और इन दोनों का संबंध आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया गया था 1962 में। योजना आयोग का पहला आधिकारिक प्रयास था, तो इसके सन को आप ध्यान रखेंगे, योजना आयोग के द्वारा प्रयास किया गया था। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या फिर गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। लॉरेंज वक्र है, व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, गिनी गुणांक क्या है? आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है आपकी गिनी गुणांक, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित मानक माना गया है $3 प्रतिदिन। अगर हम 2025 के हिसाब से बात करें, ये विश्व बैंक ने इसका निर्धारण किया है गरीबी रेखा के मानक का। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया था अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अदृश्य प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसी होती है? ये दीर्घकालीन बेरोजगारी होती है। अगला है, व्यवसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, चक्रीय बेरोजगारी ज्यादातर देखने को मिलती है विकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य प्रचलन बेरोजगारी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। भगवती समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी से, भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। 1972 में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू कब की गई थी? 1 फरवरी 2008 से, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा में मां जुड़ने से सिर्फ यहाँ पर महात्मा गांधी और आपका ऐड हो जाता है। अगला है, मनरेगा का लक्ष्य क्या है? 100 दिनों का रोजगार देना। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित होती है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1991 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य में राज्यपाल द्वारा। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल 5 होते हैं आपके अध्यक्ष सहित। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2020 से 2025।
तो इन तमाम बातों को आप ध्यान रखेंगे। ये थे आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और मैराथन क्लास आपको कराई जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका एक बड़ा टॉपिक है जिससे कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसी प्रकार की अगर आप मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें तमाम मैराथन क्लास आपको मिल जाएंगी जो पहले आपकी सॉल्व कराई गई हैं एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से। तो उसमें तमाम वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं।